नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जंगल से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और एडवेंचरस स्टोरी जो कि रियल लाइफ बेस्ड है। और ये इंसिडेंट जो है वो लेजेंडरी हंटर जिम कॉर्बेट साहब के लाइफ से जुड़ा हुआ है। उनके लाइफ में एक बार ऐसी घटना हुई थी और उसी घटना का उल्लेख मैं आज आपको करूंगा, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस, रहस्यमय और बहुत हद तक सुपर नेचुरल चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिम कॉर्बेट साहब ने भी खुद अपनी वर्ल्ड फेमस बुक, सुप्रसिद्ध बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ बताया नहीं, उन्होंने जस्ट एक हिंट दिया था। तो आज का जो भी है हमारा जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेनली इंटरनेट से जुटाई हुई जानकारी और दो बुक्स के बेसिस पर मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। और जो दो मेन बुक्स हैं वो एक तो है आपका जोसेफ जॉर्डेनिया की लिखी हुई बिहाइंड जिम कॉर्बेट स्टोरी। जो दूसरी किताब है वो मार्टिन बूथ ने लिखा था और उस किताब का नाम है कारपेट साहिब। कारपेट साहिब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उनका नाम तो जिम कॉर्बेट था लेकिन जो लोकल विलेजर्स थे वो कॉर्बेट प्रोनाउंस ना करके उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में उनको कारपेट साहब कहकर बुलाया करते थे। तो इन्हीं दोनों की किताब और जो जिम कॉर्बेट ने खुद से अपना वर्णन किया है और कुछ एक जानकारी इंटरनेट से जुटाई हुई है, तो इसी के बेसिस पर मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो जिम कॉर्बेट साहब ने न जाने अपने लाइफ में कितने टाइगर्स और कितने लेपर्ड्स को मारा और भी दूसरे खूंखार जानवरों का शिकार किया उन्होंने। लेकिन वो दिल से कभी भी जानवरों को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने तब तब ही अपना गन उठाया जब जब गांव वाले मुसीबत में थे। तो उनका मेन मकसद होता था गांव वालों की मदद करना, ना कि किसी जानवर को ट्रॉफी हंटिंग वगैरह में कभी उनका रुझान रहा नहीं। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ उनके लाइफ से जुड़ी हुई। उनकी जो गन थी जिम कॉर्बेट साहब की, उस गन का नाम था मार्टिनी हेनरी। तो कई बार ऐसा होता था कि कॉर्बेट साहब अपने घर पे काला डूंगी में अगर वो आराम कर रहे होते थे तो कुछ गांव वाले आ जाते थे कि कारपेट साहब हमारे कुछ बाघ ने, कोई बाघ ने या किसी तेंदुए ने हमारी बकरियां उठाकर ले गया या हमारी बकरियों को मार दिया। तो ये सुनते ही ना जिम कॉर्बेट ने आज तक कभी अपना गन नहीं उठाया। इसके बदले वो अपना पर्स उठाना बेहतर समझते थे और अपने पॉकेट से उन लोगों को कंपनसेशन जो भी बेस्ट पॉसिबल था वो दिया करते थे। तो वो तभी वो शिकार कर पे निकलते थे जब एकदम ज़रूरी होता था कि गांव वालों की ह्यूमन लाइफ से जब रिस्क पे आ जाए तभी वो शिकार करना डिसाइड करते थे। उन्होंने वैसे तो बहुत जानवरों का शिकार किया, लेकिन जो कुछ एक फेमस, जो सबसे फेमस जो उनका हंट था, जिन्होंने उनकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, वो साल 1907 का समय था और जिसको डेविल ऑफ चंपावत भी बोलते थे। और दरअसल वो एक टाइग्रेस थी, बाघिन थी। और आप खुद सोचो दोस्तों कि एक बाघ या एक बाघिन ने, क्या लगता है आपको, अपने पूरे लाइफ में कितने इंसानों को मारा होगा, कितने इंसानों को एक टाइगर ने किल किया होगा? 10, 20, 25, 50, 100? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये वो टाइग्रेस थी चंपावत की जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम में 436 ह्यूमन बीइंग्स का किल किया था, 436 लोगों को मारा था। और ये ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल आंकड़ा है। आधिकारिक डाटा बताता है कि उसने 436 लोगों का शिकार किया था, हिंदुस्तान में भी, और कुछ शिकार उसने नेपाल में भी करा था। ये तो आधिकारिक डाटा था। कई लोगों का ये मानना है कि अनाधिकारिक रूप से अगर उसकी सारी किलिंग्स को जोड़ा जाए तो वो शायद 1000 से ऊपर ही होगी। अब इस इंसिडेंट से जुड़े हुए कुछ बातें मैं आपको बैकड्रॉप में समझाता हूँ। उत्तराखंड का जो हिस्सा है वो मेनली दो हिस्सों में, उत्तराखंड दो हिस्सों में विभाजित है। एक तो गढ़वाल है जो देहरादून साइड में आता है, और दूसरा कुमाऊँ जो कि नैनीताल एरिया वाले उत्तराखंड के हिस्से को कुमाऊँ बोलते हैं।
और इसी कुमाऊं का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था चंपावत, जो कि हिंदुस्तान और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे था। और उस बॉर्डर पे एक हिंदुस्तान नेपाल के बॉर्डर पे एक नदी बहा करती थी, क्या आज भी बहती है, महाकाली, या फिर उसको काली गंगा भी कुछ लोग कहते हैं। और वो नदी जो थी वो हिंदुस्तान और नेपाल का बॉर्डर की तरह काम करती थी। तो उस तरफ नेपाल था, नदी की दूसरी तरफ नेपाल था, और इस तरफ चंपावत। तो दरअसल इस टाइग्रेस का खौफ और आतंक सबसे पहले नेपाल में शुरू हुआ था। और इस टाइग्रेस ने पूरे नेपाल उस एरिया में काफ़ी उत्पात मचाया और बहुत लोगों का शिकार करा। तो अंत में जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी विलेजर्स की, तो नेपाल के जो रॉयल फैमिली जो भी राजा थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसको एलिमिनेट किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने हंटर्स को डिप्लॉय किया। कुछ हंटर्स पर इनाम इनाम रखा, बहुत सारे शिकारी आए, अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाया। बहुत सारे शिकारी तो अपनी जान भी गंवा बैठे इस उसको मारने के चक्कर में। उसके बाद नेपाल सरकार ने, जो उस समय तो राजशाही सिस्टम था, तो उन्होंने इवन आर्मी को भी डिप्लॉय किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। वो टाइग्रेस पकड़ी नहीं गई, ना ही मारी गई। लेकिन एक चीज़ जरूर नेपाल के आर्मी ने कर दिया कि उस टाइग्रेस को नेपाल से खदेड़ के हिंदुस्तान की तरफ धकेल दिया। तो अब वो टाइग्रेस आ गई चंपावत साइड में, और चंपावत साइड में आने के बाद हिंदुस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट था चंपावत, हिंदुस्तान का उत्तराखंड का, वहाँ उसने अपना आतंक मचाना शुरू किया। और जब धीरे धीरे बात फैली, लोगों में हाहाकार सा मचा, तो हिंदुस्तान में उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी। तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी उसको मारने के लिए सबसे पहले कुछ गोरखा जवान्स को रिक्रूट वहाँ पर डिप्लॉय किया। लेकिन गोरखा जवान्स ने भी पूरी अपनी तमाम कोशिश कर ली, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। टाइग्रेस ना पकड़ी गई और ना ही मारी गई। फिर ब्रिटिश हुकूमत ने एक रिवार्ड अनाउंस करा कि एक इनाम की घोषणा करी, और हंटर्स को, शिकारियों को बोला कि भाई जो भी इस टाइग्रेस को मारेगा उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको प्राइज़ में मिलेगा। बहुत सारे शिकारी फिर आए, लेकिन उनको भी कोई सफलता मिली नहीं। और बहुत सारे अनलकी शिकारी तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। अंत में थक हार कर ब्रिटिश हुकूमत को ये डिसाइड करना पड़ा कि अब हमें जिम कॉर्बेट साहब ही हमें इससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब गर्मियों के दिन में नैनीताल रहते थे और सर्दियों में काला डूंगी। तो नैनीताल में ब्रिटिश हुकूमत ने टेलीग्राम भेजा, तार भेजा। फिर ये बात जिम कॉर्बेट साहब के पास पहुंची। तो जिम कॉर्बेट साहब उस टाइग्रेस को मारने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी दो शर्तें रखी। पहली शर्त तो उन्होंने ये रखा कि भाई आपने जो इस पे प्राइज़ मनी वो कर रखा है, अनाउंस, पुरस्कार की जो घोषणा कर रखी है, इसको आप इमीडिएट वापस लो। ऐसा डिमांड करने के पीछे उनकी सोच ये थी कि भाई प्राइज़ के चक्कर में बहुत सारे जो है लोग अपनी किस्मत आजमाने इनएक्सपीरियंस शिकारी आएंगे, और या तो उनके साथ कोई हादसा हो जाए शिकारियों के साथ, या फिर वो टाइग्रेस को जख्मी कर दें, जो कि उल्टा और भारी न पड़ जाए गांव वालों पर। तो एक तो उनकी पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि इस पूरे मिशन में उनके अलावा कोई दूसरा हंटर नहीं होगा, बाकी जितने भी हंटर्स हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ऐसा करने के पीछे कॉर्बेट साहब की सोच ये थी कि कोई इनएक्सपीरियंस शिकारी की वजह से उनका बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे, और ये जो पूरी कोशिश करेंगे उसमें कहीं ऐसा ना हो कि बना बनाया काम इनका बिगड़ जाए। तो अब ब्रिटिश हुकूमत के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं सिवाय इसके कि जिम कॉर्बेट साहब की बात मानी जाए। तो उन्होंने उनकी दोनों शर्त मान ली। फिर जिम कॉर्बेट साहब अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखते हैं कि उस टाइग्रेस ने अपना आखिरी शिकार चंपावत के पाली विलेज में किया था। तो वो सबसे पहले पाली विलेज में पहुँचे, और पाली विलेज में पहुँचने के बाद वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए
वो दिन में पहुंचे थे, दिन के वक्त, लेकिन हालात और आलम ऐसा था कि दिन के वक्त भी गांव वाले सारे अपने घरों के खिड़कियां और दरवाज़ों को बंद करके एक तरीके से अघोषित जेल में बंद रहते थे। दहशत का इतना ज़्यादा माहौल था उस पूरे गांव में। फिर वहाँ उन्होंने कुछ लोकल विलेजर्स से बातचीत करी, तो उनको पता चला कि भाई लास्ट नाइट ही उस टाइगरस ने गांव में किसी का शिकार किया था। तो फिर कॉर्बेट साहब ने पूरा सोचा कि भाई अगर उसको कल शिकार मिला है तो उसका पेट भरेगा, फिर वो अगले 2 दिन 3 दिन या 4 दिन बाद फिर वो निकलेगी अगला शिकार करने के लिए। तो उन्होंने फिर गांव वालों की मदद से इलाके के जंगल में एक मचान बनाया, और मचान पर पूरी पूरी रात वो अकेले रहते थे। और लेकिन 3-4 रात भी निकल गया, 3-4 रात क्या, शायद मेरे ख्याल में 5 रात, 5 रात निकलने के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं आया। तो अब धीरे धीरे गांव वालों के अंदर भी एक तरीके से असंतोष सा बनने लगा कि भाई इतने शिकारी आए गए, इवन गोरखा जवान भी आए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ तो इनसे भी कुछ नहीं होएगा। तो एक तरीके का अविश्वास गांव वालों के अंदर फैलने लगा। तो गांव वालों को जस्ट एक दिलासा, कॉन्फिडेंस देने के लिए कॉर्बेट साहब ने 3 खूंखार जानवरों का शिकार किया। तो इससे गांव वालों को थोड़ी सी हिम्मत आई कि नहीं भाई, बंदा काम का है, ये कुछ करेगा, है ना, इस पे भरोसा जताना चाहिए गांव वालों को। तो ऐसा सोचकर कॉर्बेट साहब ने 3 खूंखार जानवरों का शिकार किया था। दिन के वक्त कॉर्बेट साहब गांव वालों से जब बातचीत करते थे तो उनको ये पता चला कि वो टाइग्रेस ज़्यादातर महिलाओं पर हमला करती थी, और ख़ासकर वैसी महिलाएं जो जंगल में घास काटने जाती थी। तो कॉर्बेट साहब ने इवन यहाँ तक कर लिया कि उन्होंने कई बार खुद साड़ी लपेट कर भी खेतों में जंगलों में वो घूम आए। कई बार उन्होंने किसी पुतले का भी अरेंज किया, उसको साड़ी पहनाकर खेतों में जंगल में रखा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उनको अगले 2-4-5 दिनों तक कुछ भी सफलता नहीं मिली, और ना ही टाइग्रेस का कोई ट्रेस मिला। फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि वो टाइग्रेस लोकेट हुई है चंपावत के डाक बंगलों के पास। फिर कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि मुझे तुरंत वहाँ चंपावत के डाक बंगलों में पहुँचना चाहिए, और मैं वहीं रुककर उस टाइग्रेस को खोजूंगा, ढूंढूंगा और फिर उसका शिकार करूंगा। तो कॉर्बेट साहब के साथ इस बार बहादुर खान करके एक लोकल एड था जो कि कॉर्बेट साहब के साथ गया था, और 1-2 सर्वेंट और भी थी जो और भी थे। हालांकि वो कभी शिकार में इनको असिस्ट नहीं करते थे, पूरी पूरी रात मचात पे ये अकेले ही रहते थे, लेकिन दूसरे सर्वेंट्स का काम होता था, जैसे इनके लिए खाना बनाना या और भी किसी किस्म की ज़रूरत होती थी। अब डाक बंगलों में क्योंकि उनको भी नहीं पता था कॉर्बेट साहब को कि डाक बंगलों में 1 रात रुकना पड़े, 2 रात 3 रात, पता नहीं, हो सकता है ऐसा 1 सप्ताह से ज़्यादा भी हो जाए। तो ये अपना जो भी ज़रूरी सामान था वो लेकर ब्रिटिश अधिकारियों को इन्फॉर्म किया कि मैं चंपावत के डाक बंगले में जा रहा हूँ। तो हुकूमत ने वहाँ के लोकल तहसीलदार को ये ड्यूटी दे दी कि आप जिम कॉर्बेट साहब का वेलकम करो, वहाँ पर रिसीव करो, उनको ग्रीट करो। तो कॉर्बेट साहब अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो वो तहसीलदार वहाँ पर मिलता है उनको और उनका वेलकम करता है। फिर तहसीलदार से नॉर्मल कैजुअल बातें होती है। फिर तहसीलदार कहता है कि हाँ ठीक है, और भी कुछ जानकारी तहसीलदार के माध्यम से जुटाया उन्होंने। फिर तहसीलदार ने उनको प्रॉमिस करा, ऐसा सुनने में आता है कि उसने प्रॉमिस करा कि ठीक है, आज रात मैं यहीं डाक बंगले में आपके साथ रुक जाऊंगा और फिर मैं सुबह को निकल जाऊंगा। फिर एकदम से जैसे रात होती है, अंधेरा छाता है, तो पता नहीं क्यों अचानक वो जो तहसीलदार साहब थे वो एकदम से उठ गए और उन्होंने बोला नहीं, मुझे घर जाना है और मैं घर जाऊंगा। उन्होंने लालटेन उठाई, लेकिन कॉर्बेट साहब ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उस तहसीलदार का घर उस डाक बंगले से 5 किलोमीटर दूर था, और वो 5 किलोमीटर का सफ़र पूरा घने जंगलों से भरा हुआ था। और वो भी वो घना जंगल जहाँ वो मशहूर दुर्दांत टाइग्रेस घूम रही है। तो कॉर्बेट साहब ने उनको बहुत समझाया कि भाई आप ऐसी गलती मत करो, रात में जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, आप सुबह निकल जाना। लेकिन वो तहसीलदार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, और वो हाथ में लालटेन लेकर उस घने जंगल में अकेला निकल गया। कॉर्बेट साहब भी दंग थे कि भाई कितना बहादुर आदमी है, ऐसे घने जंगल में, और वो भी
मैन ईटर टाइग्रेस, और वो भी कोई साधारण मैन ईटर टाइग्रेस नहीं, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। उस टाइग्रेस के इलाके से ये हाथ में एक लालटेन लेकर जाएंगे। अब लालटेन की लिमिटेशन क्या होती है? लालटेन की रोशनी तो कितना जाएगा, 3-4 फीट से ज़्यादा तो मतलब ही नहीं है लालटेन की रोशनी जाए। और टाइगर तो 15-15 फीट से जंप मार दे, तो कोई भरोसा नहीं कहाँ से टाइग्रेस उस तहसीलदार के ऊपर जंप मार सकती थी। लेकिन फिर भी इतना रिस्क लेकर वो तहसीलदार वहाँ से निकल गया। कॉर्बेट साहब भी सोच में पड़ गए कि भाई आखिर माजरा क्या है, चक्कर क्या है, ये रात में गया तो क्यों गया, ऐसी क्या मजबूरी थी। तो उस तहसीलदार साहब की मजबूरी भी शायद आगे चलकर रात में कॉर्बेट साहब को समझ में आ गई होगी। उस डाक बंगले का जो स्ट्रक्चर था कुछ भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा था। 2 कमरे थे फ्रंट पे, और आगे में 2 वरांडा था, और वरांडा बिल्कुल ओपन था, और वरांडे से लगा हुआ एक कमरा था, और दूसरे वरांडे से लगे हुए दूसरा कमरा था। एक कमरा रिलेटिवली थोड़ा बड़ा था और दूसरा कमरा थोड़ा छोटा था, और पीछे में एक स्टोर रूम टाइप की जगह थी, एक छोटा सा कमरा था। तो कॉर्बेट साहब ने बड़े वाले कमरे में गए वो सोने, और बहादुर खान छोटे वाले कमरे में जो फ्रंट की साइड में था, और जो साथ में कुछ सर्वेंट्स थे वो पीछे वाले कमरे में चले गए। उसके बाद कॉर्बेट साहब की किताब में जो उन्होंने खुद मेंशन करा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉर्बेट साहब ने फिर क्या उस रात के बारे में लिखा है, क्योंकि हमारे पास सोर्स तो वही है, मेन सोर्स तो वही है जो कॉर्बेट साहब ने खुद बताया। तो कॉर्बेट साहब ने लिखा है अपनी किताब मैनी टेल्स ऑफ कुमाऊँ में कि बताने को मेरे पास बहुत कुछ है उस डाक बंगले के बारे में, लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये जंगल स्टोरी से रिलेटेड है, और यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपको सुपर नेचुरल जो चीज़ें नेचर के बियॉन्ड है, अलौकिक है, पारलौकिक है, वो सारी चीज़ें मेरा यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा कॉर्बेट साहब ने अपने पूरे लाइफ में उस रात के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं करा है, ना किसी किताब के माध्यम से और ना ही किसी से बातचीत में। तो सबसे स्पष्ट जानकारी तो यही थी, और कॉर्बेट साहब खुद ही कह रहे हैं कि उस रात कुछ न कुछ तो सुपर नेचुरल उनके साथ हुआ था। अब बात आती है आगे जोसेफ जॉर्डेनिया साहब की, जिन्होंने किताब लिखा है बिहाइंड कॉर्बेट स्टोरीज। तो उन्होंने लोकल लोगों से इंटरव्यू करा, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। तो ऐसा सुनने में आता है कि जो बहादुर खान थे, उन्होंने कॉर्बेट साहब की सिस्टर थी मैगी, तो बहादुर खान ने मैगी को नरेट किया था उस रात में कि हम सारे लोग सो रहे थे, कॉर्बेट साहब भी सो रहे थे, फिर एकदम से बहादुर खान की नींद खुलती है, और उसे साथ वाले कमरे में जिसमें कॉर्बेट साहब लेटे हुए थे, उस कमरे में आवाज़ें आ रही थी, और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कॉर्बेट साहब स्ट्रगल कर रहे हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, और तेज़ आवाज़ें आ रही थी। ये सुनकर बहादुर खान ने बताया कि मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, और तभी ऐसा सोच ही रहा था, तभी कॉर्बेट साहब दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। अब दरवाज़ा खुलने की जो आवाज़ आई तो बहादुर खान भी बाहर आ गया, और बहादुर खान बाहर आया तो उसने जो देखा, जो शायद उसने मैगी को बताया कि कॉर्बेट साहब विदाउट शर्ट थे और पसीने से लथपथ थे और बुरी तरह हाँफ रहे थे, और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर उन्होंने कुछ देर रिलैक्स होने के बाद बहादुर खान को बोला कि बहादुर, आज मैं अंदर नहीं सोऊंगा कमरे में, आज मैं बाहर ही सोऊंगा, और तुम लोग भी यहीं बाहर सो। फिर बहादुर खान और पीछे के जो सर्वेंट, जो पीछे वाले रूम में जो सर्वेंट्स थे, वो सारे लोग आकर बरामदा पर ही सोते हैं, रात बिताते हैं, और बहादुर खान और सर्वेंट्स ने वहाँ आसपास थोड़ी आग जला दी ताकि उससे जंगली जानवरों से बचाव हो सके। और बहादुर खान का ये भी मानना था कि आग जलाने से बुरी आत्माएं भी दूर रहती हैं। तो एक तो अब आत्माएं होती हैं नहीं होती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जो उन्होंने खुद लिखा मैं सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ। और जंगली जानवरों से तो
निश्चित तौर पे बचाव होता ही होता है। जंगली जानवर आग को देखकर दूर भागते हैं। तो एक रात बीती, फिर उसके बाद नेक्स्ट नाइट, अगले दिन भी उनको टाइग्रस, फिर अगले दिन उन्होंने, कॉर्बेट साहब ने कोई चर्चा नहीं करी पिछले रात के बारे में भी। लेकिन पूरे दिन निकलने के बाद फिर से रात होती है और कॉर्बेट साहब फिर रात में सोने के टाइम में उन्होंने बोला आज भी मैं बाहर ही सोऊंगा, अंदर नहीं सोऊंगा। तो दूसरी रात भी वो बाहर ही सोते हैं और साथ में जैसे एक रात पहले सारे लोग एक साथ सोए थे वैसा ही सोया। अब दरअसल हुआ क्या उनके साथ ये तो कॉर्बेट साहब ही जानते थे, लेकिन जो दूसरे राइटर्स ने बुक लिखी है उनका अपना अपना आकलन है जो लोगों से बातचीत के बेसिस पर। तो जितने लोग, सबका अलग अलग अपना आकलन हुआ करता था। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कॉर्बेट साहब को सफोकेशन हुई होगी या किसी टाइप का हो सकता है स्लीप पैरालिसिस, या हो सकता है पैनिक अटैक हो, या किसी किस्म की मेडिकल डिसऑर्डर हो, घबराहट हो, इल्यूजन क्रिएट हो गया हो। लेकिन अब हकीकत तो कॉर्बेट साहब को ही पता थी। अब मार्टिन बूथ साहब ने जो अपनी किताब लिखी थी कारपेट साहब, जैसा कि जो लोकल विलेजर्स थे वो कॉर्बेट नहीं बोल पाते थे, इसलिए वो कारपेट बोल देते थे। तो गांव वाले अक्सर उनको कारपेट साहब कहते थे। तो इसीलिए उन्होंने भी अपनी किताब का नाम कारपेट साहब रखा। मार्टिन बूथ ने जो लिखा है वो कहते हैं कि कॉर्बेट साहब सुपरस्टिशियस थे। जैसा ये मार्टिन बूथ का लिखना है, कॉर्बेट साहब सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वासी थे। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए मार्टिन बूथ ने 2-4 रेफरेंसेस भी दिए, और वो रेफरेंसेस मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, विस्तार में फिर कभी अलग उन पर स्टोरी बनाकर बताऊंगा मैं। एक जो रेफरेंस दिया है उन्होंने, मार्टिन बूथ ने, वो है ठाट मैन ईटर। ठाट विलेज में कॉर्बेट साहब गए थे एक मैन ईटर को मारने, तो उसका नाम पड़ गया ठाट मैन ईटर। तो ठाट में जब पहुंचने के बाद कॉर्बेट साहब को पता चलता है कि पूरी की पूरी गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं, वहाँ कोई भी नहीं बचा। एक्चुअली उत्तराखंड और पहाड़ों पर आज भी जो गांव विलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि प्लेन्स के गांव में, एक गांव में पता चलता है यूपी के गांव में, बिहार के गांव में कि भाई एक गांव में हज़ारों की संख्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज भी वहाँ एक गांव का मतलब 10-20 घर ही होते हैं। तो उस ज़माने में तो 1907 की बात, उस पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में तो और भी ज़्यादा रास्ते थे प्रॉपर, लाइफ भी बहुत मिजरेबल थी। तो लिमिटेड जैसे 8-10 लोगों का परिवार रहा होगा। तो पूरी की पूरी गांव ख़त्म हो चुकी थी, एक भी जिंदा इंसान नहीं था वहाँ पर। अब वहाँ जब वो मैन ईटर को मारने जब कॉर्बेट साहब आते हैं तो उनको एकदम से एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अब औरत की दर्द भरी चीख हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में एक भी पॉपुलेशन नहीं हो, एक भी आबादी नहीं हो, तो आखिर वो चीख थी तो किसकी चीख थी। और ऐसा नहीं है कि वो चीख सिर्फ कॉर्बेट को सुनाई दी, वहाँ पर एक सांबर भी था, जानवर सांबर, और एक बार्किंग डियर भी था। तो जैसे ही वो चीख निकली तो कॉर्बेट साहब जैसे जैसे एकदम से कोई तेज आवाज़ निकले तो कोई भी आदमी चौंक जाता है, इधर दाएं बाएं कहीं देखेगा। उसी तरीके से सांबर भी चौंक गया और बार्किंग डियर भी चौंक गया। और जैसे ही वो चीख निकली, सांबर और बार्किंग डियर वहाँ से भाग गया। तो एक तो मार्टिन बूथ ने इस घटना का उल्लेख किया है। दूसरी जो घटना मार्टिन बूथ ने बताया है वो तल्ला देश मैन ईटर को मारने जब कॉर्बेट साहब निकले थे, तो पूर्णागिरी देवी मंदिर की पहाड़ियों की तलहटी में ये रुके थे, और सामने शारदा नदी थी और नदी की दूसरी तरफ नेपाल की पहाड़ियाँ थी। तो उनको रात में नेपाल की पहाड़ियों पर ऊपर काफ़ी हाइट पर उनको कुछ रोशनियाँ दिखाई दी, बहुत ही मिस्टीरियस लाइट, वो आकर और एकदम से डिसअपियर हुई। तो उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो कोई मतलब नहीं था। तो ये एक मिस्टीरियस इंसिडेंट थी उनके लाइफ में, जिसका उल्लेख मार्टिन बूथ ने किया था। और करने के पीछे उनको अपने आर्गूमेंट को
सॉलिड करना था कि भाई कॉर्बेट साहब सुपरस्टिशियस थे। तीसरी घटना जो उन्होंने बताई है वो टेम्पल टाइगर से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा टाइगर था जो मंदिर के आसपास रहता था, जहाँ शायद कॉर्बेट साहब को किसी ने बोल दिया कि अगर आप इस टाइगर को मार दो तो फिर आपको आपका लोहा मान लूँ। लेकिन टाइगर साहब ने बहुत अटेम्प्ट किए, कई बार आमना सामना हुआ, सामने से निकल गया, लेकिन कॉर्बेट साहब उस टाइगर को मार नहीं पाए। तो उस टाइगर से भी जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन से जुड़ा हुआ एक पहलू मार्टिन बूथ ने लाइट फोकस कराया, ताकि ये लोगों को कन्विंस कर सके कि भाई कॉर्बेट साहब सुपरस्टिशियस थे। अब मैंने पहले भी बताया कि जितने लोग, सबका अपना अलग अलग आकलन था। कुछ लोगों का तो ये भी आकलन था कि भाई कॉर्बेट साहब को नाइटमेयर्स आते थे। अब जो आदमी जंगल में ही जिसकी ज़्यादातर ज़िंदगी, और वो भी अकेले, आज के दिन भी जंगल में रात बिताना कोई मामूली बात नहीं है। और उस ज़माने में ना उतने अच्छे कोई इक्विपमेंट था, ना लाइट का कोई अरेंजमेंट था। तो उस आदमी की बहादुरी भी तो कोई डाउट किया नहीं जा सकता है कॉर्बेट साहब की। लेकिन हो सकता है, जैसा कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है सोते वक्त उनको नाइटमेयर्स आते होंगे। हो भी सकता है, पॉसिबल। अब ये तो कॉर्बेट साहब को ही पता होगा। अब ये भी किसी को ये रहस्य नहीं पता कि आखिर कॉर्बेट साहब ने जो उल्लेख किया था कि इस डाक बंगले के बारे में मेरे पास है बताने को बहुत कुछ, लेकिन यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ सुपर नेचुरल चीज़ें बताना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जंगल से रिलेटेड स्टोरी है। उसके बाद किसी न्यूट्रल लोकेशन पे या किसी न्यूट्रल पर्सन से पता नहीं क्यों उन्होंने लाइफ में दोबारा बात नहीं करी, या कोई और किताब में लिख देते वो सारा। लेकिन अब ये तो वही कॉर्बेट साहब ही जाने कि इसके पीछे, उस रात के पीछे क्या रहस्य था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जल्दी हाजिर होगा एक नए स्टोरी के साथ। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।